हमारे यहाँ जान से बढ़कर होती है इज्जत। अब अगर ये आपकी वजह से जाएगी तो निश्चिंत रहिए महोदय जी। जिम में ये बॉडी बिल्डर एक के बाद एक कई रील बनाता है। इस रील की पीछे की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका अंश भर सुनिए, जहां पर ये रील बनाते हुए ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जान से बढ़कर इज्जत होती है। हमारे यहाँ जान से बढ़कर होती है इज्जत। अब अगर ये आपकी वजह से जाएगी तो निश्चिंत रहिए महोदय जी। और इस रील को इस शख्स ने इतना ज्यादा अपने सर पर बिठा लिया कि उसने एक साथ 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी किसी दूर इलाके में नहीं, इसी जिम के अंदर। सिर्फ उनकी गलती ये थी कि उन लोगों ने इसके मुंह पर केक क्यों लगाया, कैसे लगाया, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन इन जनाब की एक से एक रील की तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए कि किस तरीके का ये जिम फ्रीक था। जिम करना इसे बहुत ज्यादा पसंद था, वहीं पर इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती इस कदर होती है कि रील के जरिए यूपी पुलिस को खुला चैलेंज देने के लिए पागल हो चुका था और रील बनाकर यूपी पुलिस को कह रहा था कि हम जहां जाएंगे वहां पर जाकर मारेंगे, हमारा इंतजार करो। वो भूल चुके थे कि खाकी वर्दी के सामने बॉडी बिल्डिंग कोई काम की नहीं रहती है और इसलिए पिछले 120 घंटों से ये जो शख्स बॉडी बिल्डर था, पुलिस को खुला चैलेंज देने के बाद, 3 लोगों की हत्या करने के बाद भागा भागा फिर रहा था। और किस कदर इसकी मुलाकात यूपी पुलिस से होती है और फिर पूरे घर में रोना धोना मचता है। क्या है पर्दे के पीछे की वो कहानी, जहां पर यूपी पुलिस को 100 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लग गया इस शख्स को पकड़ने में, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो 30 साल का जीतू सैनी, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक से एक रील देख रहे हैं जहां पर जिम में मौजूद है और तरह तरह के, आप यूं समझिए जिम से ज़्यादा इसे शौक जो है वो रील बनाने का है और यहाँ पर खड़े होकर वो रील बाजी करता जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बुलंदशहर का ही एक जिम है। इस जिम को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर पुलिस का जो मजमा लगा हुआ है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और वो कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी जिम के अंदर एक रात के अंदर 3 कत्ल हो जाते हैं। अब इस जिम के अंदर आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैंड है वो रखे हुए हैं, इसके अलावा डंबल्स रखे हैं, कई सारे जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी ही बारीकी से मार्किंग की गई है। मार्किंग इसलिए की गई है क्योंकि वहाँ पर कुछ गोलियों के खोखे पड़े हुए हैं, कहीं पर खून के धब्बे हैं, मांस के चीथड़े गिरे हुए हैं और इन सब जगह पर मार्किंग की गई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का कत्ल किया गया है। अब कहानी क्या है, तो दरअसल इसको समझने के लिए आपको 25 अप्रैल का एक वाक्य सुनना होगा। 25 अप्रैल को ये जो जीतू सैनी है, जो बॉडी बिल्डर है, मिस्टर यूपी कहता है अपने आप को, शान दिखाता है, उसका था जन्मदिन और अपने जन्मदिन में उसने कई सारे लोगों को इनवाइट किया था। अब इसी इनविटेशन में दरअसल जब जिम में कई लोग पहुंचे हुए थे तो इसके लिए केक वगैरह मंगाया गया। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी केक की तस्वीर है। अब वहाँ पर इसके कुछ दोस्त, जिसमें से अगर मैं आपको डिटेलिंग बताऊं तो भाजपा सभासद संजय सैनी के जो भाई हैं मनीष, वो मौजूद थे, उनके चचेरे भाई अमरदीप मौजूद थे और इसके अलावा एक भतीजा आकाश भी वहाँ पर मौजूद था और साथ ही साथ जो जीतू सैनी है उसके करीबी 3-4 लोग और वहाँ पर मौजूद थे। अब केक आता है, केक आने के बाद केक कटिंग शुरू होती है, सेलिब्रेशन होता है। अचानक से जो अमरदीप उसमें मौजूद था वो थोड़ा सा केक लेता है और अपने दोस्त जीतू सैनी, यानी जो ये आप बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, उसके गाल पर लगा देता है। अब अक्सर आपने देखा होगा बर्थडे सेलिब्रेशन में जो लोग हैं वो केक को आजकल फेस पर लगा देते हैं, बालों पर मल देते हैं, तो इस तरह से उसने भी एक छोटा सा जेस्चर किया, उसने केक लिया और उसके गाल पर रख दिया। अब ये देखते ही जैसे ही जीतू को लगा कि वो जो केक था वो उसके गाल पर लगा दिया गया, उसकी शान में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और ऐसे में जीतू ने वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसे आप इसके हाव भाव देखेंगे, इसके इंस्टाग्राम पर जाकर जब इसको टटोलना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो शख्स है गोली रखने वाला, इसके पास बड़े आराम से गन मिल जाएगी। अपनी जो इसको अपना यूँ समझिए कि शान दिखाने की बहुत, इसको रुतबा दिखाने की बहुत ज़्यादा चाहत है और इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने पास रखता है और इसीलिए रील भी उस तरह से भौकाली बनाता है। और जैसे इसने सारी चीज़ें शुरू की, वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई इसी जिम के अंदर, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं,
तो फ़ौरन ये अपनी गन निकालता है और जो इसका दोस्त था अमरदीप उस पर मारता है, और साथ ही जो बीच बचाव में 2 लोग और साथ में खड़े थे, जो 2 लोग बताए गए, उन पर भी गोलियां चला देता है। सोचिए कई राउंड फायरिंग इस जिम के अंदर होती है। जिम का माहौल सोचिए, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, जिम कर रहे हैं, हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा है, ये भी केक कटिंग का चीज़ें चल रही हैं, सबको लग रहा है खुशनुमा माहौल है, और अचानक से गोलियां चलती हैं। और गोलियां इस कदर चलती हैं कि सोचिए दिमाग फट जाता है। अमरदीप को इस तरह से गोली मारी गई कि आप सोचिए मांस के लुथड़े चिपक जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो बाकी के 2 दोस्त थे, उसके जो एक भतीजा आकाश था, इसके अलावा एक और जो मनीष थे, उनको भी गोली लगती है और वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। और ज़मीन पर गिरने के बाद एक वीडियो वहाँ से आया था, वायरल हुआ था, जिसके बाद एक शख्स भागा भागा आता है और बोलता है किसने मारा मेरे भाई को। अब ये सारी जब चीज़ें हुई, फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है इस जगह पर। पुलिस, जैसे मैंने आपको दिखाया, मार्किंग करती है, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, और सबूत इकट्ठा करने के बाद बाकायदा जब पूछा जाता है, हर किसी से पहचान कराई जाती है, तो सोचिए पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। शुरुआत में पुलिस को कुछ खास पता भी नहीं चलता। जब इस पूरे मामले में जब जितने लोग मृतक हैं, जब उनकी पत्नी से बात की गई या जब उनके घर वालों से बात की गई, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि शुरुआत में पुलिस उनकी मदद ही नहीं कर रही थी। सारे सीसीटीवी हटा लिए गए थे और जानबूझकर ये मर्डर किया गया, जानबूझकर पिस्टल मारी गई, और इसके बाद सीसीटीवी जो है उन्हें गायब करने की कोशिश की गई या पहले ही हटा लिया गया। अब जब ये सारे आरोप पुलिस पर लगे, हर एक चीज़ लगी, तो पुलिस ने जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहा, तो पता लगा कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, अपने आप को जीतू सैनी बताने वाला एक मिस्टर यूपी है, जो कहता है कि मैं मिस्टर यूपी हूँ, बहुत बड़ा मैं बॉडी बिल्डर हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छी रील बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ, ऐसा अपने आप को दिखाता था। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगी, तो पुलिस का सबसे अहम काम ये था, क्योंकि जो परिवार के लोग थे वो बार बार कह रहे थे कि खून का बदला खून होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और यूपी पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। कई लोग परिवार के बाहर आए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। बार बार कहा गया कि क्यों अब आपका बुलडोज़र नहीं चल रहा। और ऐसे में जब यूपी पुलिस पे इस कदर प्रेशर बना, तो उन्होंने हर कहीं तस्वीरें भेजी गई, हर थाने में पता लगाने की कोशिश की गई, अपने सोर्सेज को तुरंत एक्टिव किया गया, और उन्हीं सोर्सेज के तहत पुलिस को गुरुवार को, यानी कि आज सुबह तड़के 5 बजे टिप मिलती है कि जो जीतू सैनी है वो अपने साथियों के साथ, जिनने जिम में गोली चलाई थी, उसके साथ कहीं बाइक से जा रहा है और किसी दुकान वाले ने उसे देखा है। और यही सारी चीज़ें जब पुलिस को पूरी टिप मिली, पुलिस को पूरी कहानी पता लगी कि ऐसे कहीं एक शख्स जा रहा है, तो पुलिस ने आगे के थानों में इत्तला की, उनको इन्फॉर्मेशन दी, और इसी के आधार पर पुलिस की टीम वहाँ पर तैनात हो जाती है। और तैनात होने के बाद होता क्या है कि जब पुलिस की टीम उस एरिया में पहुंचती है और जीतू को रोकने की कोशिश करती है, तो जो आपको मैं पूरा इलाका दिखा रही हूँ जहाँ पर पुलिस के लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी घेराबंदी की गई है क्योंकि यहाँ पर इनकाउंटर हो चुका है। तो इसी जगह पर जब जीतू को रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके पास गन पहले से मौजूद थी, वो पुलिस पर फायरिंग करता है, कई राउंड फायरिंग होती है, पुलिस भी बीच बचाव में आगे बढ़ती है, और ऐसे में जीतू को गोली लग जाती है। अब आपको 2 तस्वीरें और दिखाती हूँ। यहाँ पर आप एक शख्स और देखेंगे जो उसके पैर में गोली लगी है, ये जीतू का साथी है। और इसके अलावा जीतू को भी जब गोली लगती है, उनको जब अस्पताल ले जाया जाता है, इनकी पूरी जो भी 3-4 लोग इसके साथ मौजूद थे जिनको गोली लगी थी, तो इसमें पता लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो जीतू को नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो जाती है। और एनकाउंटर में, यानी कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर में, वो हत्यारा जिसने 3-3 कत्ल किए थे उसे मार गिराया जाता है। और तो और इतना ही नहीं, जो आपको शुरुआत में दीपक ने जिस तरह से रील दिखाई, जिस जहाँ पर वो कह रहा है जान से ज़्यादा इज्जत प्यारी है, मारूंगा जरूर अपने बचने का कोई कुछ जुगाड़ रखिए, मारूंगा जरूर अपने बचने का कोई कुछ जुगाड़ रखिए। सिर्फ ये एक ऐसी रील नहीं है, कई सारी ऐसी रील बनाई। ये जो आप अभी भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जीतू की वो रील है जब उसने 3 मर्डर कर दिए, उसके बाद वो अपने पेज पर अपलोड करता है, जहाँ पर साफ कह रहा है कि मारूंगा, तुम अपने बचने का इंतज़ाम कर लो। इस तरह से भी ये चीज़ें वायरल हुई थी, और पुलिस को ये भी इसमें संदेह था इस पूरे केस में कि हो सकता है कि ये जो कत्ल किया गया, ये जो मर्डर किया गया, इसमें कोई रंजिश हो, पहले से कोई प्लानिंग हो, क्योंकि महज केक लगाने देने भर से कोई 3 कत्ल क्यों कर देगा। लेकिन जिस तरह से उसका एनकाउंटर हुआ, जिस तरह से जीतू की मौत हुई एनकाउंटर में, तो परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। अब इसके बाद आप आगे समझिए कि मौत हो जाने के बाद किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, जीतू की फैमिली में कौन है, किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी जो लोग थे जिनकी मौत हुई, जो इस हादसे, जो इस वारदात में मारे गए, आखिर उनके परिवार वालों का क्या कहना है। देखिए, इस पूरी कहानी में आपने अगर ध्यान दिया हो, जो जीतू है वो अपने आप को बलशाली दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता।
रील एक माध्यम बना, अपने बाइसेप को दिखाते दिखाते उसने ये जरूर बता दिया आसपास के लोगों को कि देखो मैं बहुत ज्यादा भौकाली हूं। और ये भौकाल का जो तरीका उसने जो अपनाना सीखा वो कब सीखा? 2017 में, जब वो बसपा का नगर अध्यक्ष रह चुका था। अब सोचिए 2026 में उसकी 30 साल उम्र है, 2017 में उसकी उम्र होगी 21 से 22 साल का लड़का, जब वो नेतागिरी में इतना ज्यादा अव्वल हो जाता है कि उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। जहां भी वो कहीं पर भी जाता, लोग हाथ जोड़कर उसका नमस्कार करते, सर सर करके बुलाते, और यही सर कहना, यही सारी चीजें आसपास लड़के घूमना, ये इसे इतनी ज्यादा रास आ गई कि इसे लगा कि पावर ही असली ताकत है, बाकी हर एक चीज तो सिर्फ दिखावा है। अगर आपके पास ताकत होगी तो दुनिया झुकेगी। और इसलिए ये रील के माध्यम से अपने आप को बाहुबली साबित करने पर तुला था। जब लोगों की उसने हत्या कर दी तो रील बनाकर वो लोगों को धमका रहा है, ताकि जिन लोगों को पता हो कि जीतू भैया ने गोली मार दी, तो जीतू भैया रील बना के कह रहे हैं कि घर पर घुसकर कान के नीचे मारूंगा। और ये चीजें साफ तौर पर यूपी पुलिस को चैलेंज दे रही थी कि देखो हमें तो आप पकड़ नहीं पाए। और यूपी पुलिस को पकड़ने में वक्त क्यों लगा? तो हमने जब इसकी जांच पड़ताल की तो हमें परिवार वालों से भी, कई लोगों से पता लगा कि जो अक्सर आपने देखा होगा जिम के अंदर सीसीटीवी जरूर होता है, लेकिन इस जिम के अंदर सीसीटीवी नदारत था। मतलब जानबूझकर शायद ऐसा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी को हटा दिया गया ताकि उस रोज जब वहां पर हत्या हो तो किसी को कानो कान खबर ना हो। और यही चीज जो सबसे अजीब जो चीज थी कि जिम के अंदर सीसीटीवी किसने गायब किया, किसने हटवाया, क्यों हटवाया, क्या कारण था, इसके बारे में ही पुलिस तस्दीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि एक सोची समझी साजिश है। प्लानिंग के तहत जीतू ने जानबूझकर, जिसमें से 3 लोगों की जो उसने हत्या की, उसमें से 2 भाजपा या कहें बीजेपी के नेता थे, जो उस वक्त जो यूथ लीडर कह लीजिए, जो खुद इसके दोस्त भी थे, उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया ताकि करोड़ा जो इस इलाके में जो नए नेता बन रहे थे उसमें इसका नाम सबसे अव्वल तरीके से सामने आ सके। और इसलिए इसी के बलबूते वो लगातार 120 घंटों तक, सोचिए यूपी पुलिस के नाक के नीचे से कोई कैसे भाग सकता है। 120 घंटे, लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और वो भागा भागा फिर रहा था। लेकिन जब यूपी पुलिस को जानकारी मिलती है, वो उसका पीछा करती है, उस टिप के आधार पर पता लगता है कि वो भी फायरिंग कर रहा है। सोचिए 30 साल का जिम फ्रीक, इतना ज्यादा उसका मनोबल बढ़ जाता है कि खाकी वर्दी वाले जब उसे रोकते हैं तो उस पर वो फायरिंग कर देता है। और यहां पर हमारा सवाल यूपी पुलिस से भी है कि इन तमाम लोगों के पास जो गुंडे हैं, ज्यादातर हम जो गुंडे, यूपी पुलिस जैसा दावा करती है कि हम एनकाउंटर कर देते हैं क्योंकि हमें जवाबी फायरिंग में ये करना पड़ा। तो हमारा सवाल एक यूपी पुलिस से भी है, हम सवाल इस तरीके से नहीं उठा रहे, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि उन गुंडों के पास किस तरीके से एक पिस्टल और राइफल आ जाते हैं इतने आसानी से यूपी के अंदर। क्या यूपी पुलिस इस नेक्सस को तोड़ने का काम करेगी? क्योंकि हमें बस ये कह देना कि एनकाउंटर पे गोली मार दिया गया क्योंकि सामने से गोली आ रही थी, तो हम भी ये चीज समझना चाहते हैं यूपी पुलिस के पास सामने से क्या वो लाइसेंसी पिस्टल थी या कोई अवैध हथियार था। अगर अवैध हथियार था तो उनके पास ये पहुंचा कैसे? वो कौन से नेक्सस थे, कौन से गुंडे थे, और ये पिस्टल हथियार कैसे उन तक इतने आसानी से पहुंच गए और यूपी पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी? शायद इस पे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहरहाल जब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर जब इनके घर पर, जीतू के घर पर बॉडी लेके गई तो उनकी मां को पैरालिसिस था, उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से जब मां की तबीयत बिगड़ती है जीतू की, तो उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होना शुरू होती हैं। जिस रोज जब जीतू ने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा तो परिवार ने कहा, सीएम आदित्यनाथ से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। और बाद में उन्होंने धन्यवाद भी दिया सीएम योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने जिस तरीके की कार्रवाई की उससे उन पर, कानून पर उनका भरोसा बना हुआ। खुद सुनिए परिवार ने ये क्यों कहा बार बार कि हमें खून का बदला खून से चाहिए, बाकी किसी और चीज से नहीं चाहिए। और यूपी पुलिस ने उसी तरीके से काम कर एक तरीके से परिवार को संतुष्टि दी और उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा दिलवाया। इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। के गए थे घर से, वो दावत की क्या है, गए थे घर से दावत खाना चाह रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे।
जाने गए थे अरे गलती से बुलाया और उन्हें। गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है। मेरा कोई भी ना है। मेरा कोई भी ना है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश, कौन थे जो मृतक हैं? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने। बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या तीन आप बच्चे। लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था आज मारे, फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, बहन की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? हमारे घर से भी 2 लाशें उठी हैं सर। उन्होंने 2 भाइयों को मारा है मेरे को। उनके बदले खून चाहिए सर मुझे। किस तरह की आप लोगों को जानकारी मिली थी जब ये हत्या हुई थी? इसको आप तक कैसे? मेरे पास जानकारी ये मिली थी, मैं घर पे सोई हुई थी, मेरी भाभी जी की कॉल गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे का, तुम्हारे भैया का गोली मार दिया, आप आ जाओ। जैसे मैंने सुना, मैं ऐसे ही सर अपने घर से निकली आई वहाँ से। ये जानकारी मिली थी मुझे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं की है। वो तो दरिंदे अपने अपने घर में सब आराम से बैठे, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हमें इंसाफ की भीख दिलवा दो। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए सर, आपसे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे 2 गए, उनके भी ऐसे ही जाए जब मुझे सबर आएगा सर। उनके घर से भी ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। क्या नाम है बहन जी आपका? बता दो और क्या भाभी। घटना हुई है? मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी पता नहीं कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। आरोपियों से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल।